हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर, जहां आज हम MCQ सीरीज़ की तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं अपना हम थर्ड वीडियो, जहां पर हम 25 MCQ कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज की तीसरी वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट क्या होता है। पोस्ट कंप्यूटर की बूटिंग का पहला स्टेप होता है। कंप्यूटर हमारा जब बूट करता है, कंप्यूटर की जो बूटिंग होती है, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। तो कंप्यूटर हमारा जब बूट होता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि क्या सारे हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्ट। अब पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का आज हमारा सही आंसर है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का जो फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया है और आप कई लोगों को उसको सेंड करना चाहते हैं, कई लोगों के लिए आप उसकी कॉपी निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको आगे बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को कई अलग अलग रिसिपिएंट्स के लिए तैयार करता है। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेल मर्ज का जो ऑप्शन है ये किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को या कोई इनविटेशन कार्ड है उसको कई प्राप्तकर्ताओं के लिए तैयार करता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा मेल मर्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी अन्य भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा समझने जाने वाली भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं। और कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अगर कोई प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया है तो ही कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ पाता है। बाइनरी के अलावा कोई भी अगर लैंग्वेज यूज़ की गई है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए तो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट नहीं समझता। उसके लिए वहाँ पर ट्रांसलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें होता है हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है कंपाइलर। कंपाइलर का यूज़ किया जाता है अगर आप किसी प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को अगर आप बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं, बाइनरी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमारा कंपाइलर यूज़ होता है। असेंबलर क्या करता है, अगर कोई प्रोग्राम आपने असेंबली लैंग्वेज में लिख रखा है तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी में बदलने के लिए आपको कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, असेंबलर की। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो हमारा होगा असेंबलर। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका प्रयोग असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। इंटरप्रेटर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक फ़र्क क्या होता है। कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिन का फुल फॉर्म क्या है। पिन, सभी लोगों ने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। पिन किसी भी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए एक हम वहाँ पर जो सीक्रेट कोड डालते हैं उसको पिन कहा जाता है। और पिन का जो सही फुल फॉर्म होता है हमारा वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ए हमारा सही आंसर है। जैसे आपने कोई पिन नॉर्मली 4 डिजिट के होते हैं, ये आपने पिन डाला, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं।
नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट क्या है? अगर आप अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, फ़ोल्डर क्या होता है, एक वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आप अपनी फाइल्स को अगर कंप्यूटर में अरेंज करना चाहते हैं तो आपको एक फ़ोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। आप फोल्डर में किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ बेस्ड अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा वो होगा Ctrl+Shift+N। आप Ctrl+Shift+N कॉम्बिनेशन को यूज़ करके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर इसका है वो क्या है? Ctrl+Shift+N। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपर केस का उदाहरण क्या है? यहाँ पर अपर केस के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केसेस होते क्या हैं। तो MS वर्ड के अंदर अगर आप आएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको पहला जो केस होता है दैट इज़ सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में अगर आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं तो उस वाक्य की जो स्टार्टिंग होती है वो उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और बाकी का जो हमारा टेक्स्ट होता है, बाकी का सेंटेंस स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इसको सेंटेंस केस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लोअर केस। लोअर केस में अगर आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो आपको पूरा सेंटेंस स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तीसरा हमारा होता है अपर केस। लोअर केस का अपोजिट हमारा होता है अपर केस। अपर केस में किसी वाक्य को अगर आप लिख रहे हैं तो आपका पूरा जो टेक्स्ट होगा, पूरा सेंटेंस जो होगा वो कैपिटल लेटर में होता है। इसके बाद में अगला हमारा जो केस आता है दैट इज़ कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसको कि टाइटल केस भी कहा जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, या इसको टाइटल केस भी पहले कहते थे। टाइटल केस में क्या होता है कि आपके हर शब्द का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल से रहेगा। और आखिरी जो हमारा होता है दैट इज़ टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि आपके सेंटेंस में हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर और बाकी सारे कैपिटल लेटर में होंगे। तो यहाँ पर अपर केस का जो एग्जांपल पूछ रहा है हमारा क्या होगा? अपर केस का मतलब आपका पूरा सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है एक अपर केस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। तो सही इसका जो आंसर है दैट इज हेलो वर्ड, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू डिवाइस इन नेटवर्क। यहाँ पर IP एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको IP एड्रेस देने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसकी पहचान करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस का यूज़ किया जाता है, जिसको होते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस नॉर्मली हमारे दो तरीके के हैं, एक IP वर्जन 4 होता है और एक IP वर्जन 6 होता है। तो IP को असाइन करने का या नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको IP रिलीज करने का काम कौन करता है? DHCP होता है हमारा। इसका काम होता है नेटवर्क में डिवाइसेस को IP एड्रेस रिलीज करना। DHCP का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सही आंसर इसका होगा हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो 1969 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो सबसे पहला बना था उसका नाम था ARPANET। ARPANET was the first network established in US Department of Defense in 1969। और ARPANET का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। ये हमारा सबसे पहला नेटवर्क है जो कि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपस में मिलकर के एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं।
जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स हमारे हैं इंडिविजुअली, अभी ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर हैं, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं। इनको अगर आपस में हम कनेक्ट कर दें तो इस तरीके से हमारा जो एक संरचना बनती है उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वैन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन क्या है कि इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, ये पूरे विश्व में फैला होता है, जैसे कि इंटरनेट हमारा एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ISP का मतलब एक ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि जियो क्या है, जियो एक ISP है। एयरटेल क्या है, एयरटेल भी एक ISP है। अगर हम देखें कि भारत का सबसे पहले ISP कौन था, यानी जिसने सबसे पहले इंटरनेट की सर्विस इंडिया में प्रोवाइड की थी, तो हमारा है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ISP का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई एक तरीके का वायरलेस मीडियम होता है जो कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। आप किसी भी जगह पर बैठ करके वाईफाई का यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वायर से कनेक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है वायरलेस फिडेलिटी। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कि हम बोलते हैं, एक सुविधा है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी मैसेज को या किसी भी मेल को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कहीं भी भेज सकते हैं। तो ईमेल का जो प्रयोग सबसे पहले हम कह सकते हैं, ईमेल का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम था रे टॉमलिंसन। इन्होंने 1971 में सबसे पहली मेल भेजी थी, इसलिए इनको ईमेल का जन्मदाता या फिर आविष्कारक हम कह सकते हैं। तो रे टॉमलिंसन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को आप कितना जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना उसको हम जूम इन कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट का जो मैक्सिमम जूम लेवल होता है वो होता है हमारा, रेंज की अगर हम बात करें तो हम 10% से मिनिमम 400% तक हम पावर पॉइंट को जूम कर सकते हैं। वहीं अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पे 10% to 500% कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 10% से 500% तक जूम किया जा सकता है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो होता है वो हमारा होता है 400%। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग का मतलब समझ लेते हैं कि फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है। जैसे आपने कोई एक एप्लीकेशन तैयार किया, कोई रेज्यूमे तैयार किया, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, आपका डॉक्यूमेंट दिखने में अच्छा लगे आप ही चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस का प्रयोग आप करेंगे। फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस का मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, या आपने कहीं पर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट सेंटेंस को अंडरलाइन किया, आपने कलर का यूज़ किया, या आपने बॉर्डर का प्रयोग किया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। तो किसी टेक्स्ट पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को अगर आपको कॉपी करना है तो उसके लिए MS वर्ड में एक ऑप्शन दे रखा होता है फॉर्मेट पेंटर। आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करिए, या फिर उसका शॉर्टकट जो होता है वो है हमारा Ctrl+Shift+C। इन 3 बटन्स के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आप किसी टेक्स्ट पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल्स। पावर पॉइंट फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइल एक्सटेंशन से क्या मतलब है। जैसे कि एक बड़ा कॉमन सा फाइल एक्सटेंशन होता है .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्या करता है, एक ऐसी फाइल के बारे में बताता है जो कि एडोब रीडर में ओपन होगी। तो जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं ये फाइल टाइप को बताते हैं कि फाइल हमारी किस टाइप की है। जैसे कि अगर आप नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में अगर आपने कुछ चीज़ लिखा है, कोई फाइल बनाया है और आपने उस फाइल का नाम दे दिया है 1 2 3, तो कंप्यूटर इसके आगे क्या ऐड करेगा .txt। तो txt क्या है हमारा, txt फाइल का एक्सटेंशन होता है। txt इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हमने किसी फाइल को पावर पॉइंट में क्रिएट किया है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो पावर पॉइंट की फाइल्स का एक्सटेंशन होता है हमारा .pptx। .docx हमारा MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड में कोई फाइल आप बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन .docx। .pdf एडोब रीडर की फाइल्स को दिखाता है और .ahtdb एक्सेस डेटाबेस की फाइल को दिखाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज साउटिंग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में साउटिंग का क्या अर्थ होता है। साउटिंग का हालांकि शाब्दिक अर्थ होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर हमारा साउटिंग से मतलब क्या है, अगर आप किसी कम्युनिकेशन के दौरान, किसी चैटिंग के दौरान अपने मैसेज को कैपिटल लेटर में पोस्ट करते हैं तो उसको साउटिंग कहा जाता है, जो कि नेटिकेट की अगर हम बात करें तो एक गलत तरीका होता है। अगर आप किसी के पास में मैसेज भेज रहे हैं और वहाँ पर आप जो लिख रहे हैं वो पूरा टेक्स्ट आप कैसे लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, साउटिंग कहा जाता है, जो कि कम्युनिकेशन में गलत चीज़ मानी जाती है। तो कंप्यूटर में साउटिंग का मतलब क्या होगा, राइटिंग ऑल द लेटर्स इन कैप्स। सारे लेटर्स को, सारे अल्फ़ाबेट्स को कैसे लिखना, कैपिटल में लिखना, ये क्या कहलाएगा, साउटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है हाउ मच फ्री स्टोरेज वी गेट इन जीमेल अकाउंट। अगर हम जीमेल पर एक आईडी बनाएं या जीमेल पर एक अकाउंट बनाएं तो वहाँ पर कितना फ्री स्पेस आपको गूगल की तरफ से मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो गूगल के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वहाँ पर गूगल की तरफ से जो आपको फ्री स्टोरेज मिलता है वो कितना होता है, 15 GB का फ्री स्टोरेज आपको हर जीमेल अकाउंट के साथ में प्राप्त होता है। और इस स्टोरेज के पूरे हो जाने के बाद में आपको कुछ एडिशनल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको गूगल से परचेज करना पड़ेगा। तो जो फ्री स्टोरेज की हम बात करें तो हमको 15 GB तक का फ्री स्टोरेज गूगल की तरफ से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है विच इज़ द वोलाटाइल मेमोरी इन द फॉलोइंग। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी मेमोरी इसमें से वोलाटाइल है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो पावर ऑफ होने पर अपने डेटा को लॉस कर देती है, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए पावर पे डिपेंड होती है। अगर पावर उसको मिल रही है तो डेटा हमारे उस मेमोरी पर स्टोर रहेगा और पावर कट होते ही उस मेमोरी पर स्टोर सारा डेटा हमारा गायब हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे रोम, रैम, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। इसमें जो हमारी रैम होती है, रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो डेटा को पावर रहने पर ही स्टोर करती है और पावर के जाते ही रैम पर स्टोर डेटा हमारा क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी इसमें हमारी कौन सी होगी, रैम हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि हम आईसी भी बोलते हैं। आईसी का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एक चिप होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी को बनाने का श्रेय जिसको जाता है उनका नाम था जैक किल्बी। जैक किल्बी ने आईसी की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है जीआईजीओ का फुल फॉर्म क्या है। जीआईजीओ कंप्यूटर की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी एक जो विशेषता आती है वो हमारी थी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है, कंप्यूटर का जो परिणाम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट आपको नहीं देता, लेकिन कब तक, जब तक उसको आप सूचनाएं सही दे रहे हैं तभी तक।
तो GIGO का मतलब हुआ हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन का मतलब अगर आप गलत सूचना कंप्यूटर के अंदर देंगे तो गलत ही परिणाम आपको वहाँ से मिलेगा। तो GIGO का जो फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला जो हमारा प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड पावर बैकअप टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को पावर बैकअप देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को हम पावर बैकअप देने के लिए UPS, जिसका कि फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS का प्रयोग करते हैं। UPS के अंदर एक बैटरी लगी होती है जो पावर को स्टोर करती है और लाइट के चले जाने पर, पावर कट होने पर वो कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है ताकि हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो सके, हमको फाइल को सेव करने के लिए समय मिल जाए। तो पावर बैकअप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, UPS यूज़ करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मैक एड्रेस इज आल्सो नोन एज, मैक एड्रेस को इस नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस क्या चीज़ है पहले हम समझते हैं। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का कार्य क्या है, कंप्यूटर को नेटवर्क में लाना। अगर हम किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर में NIC या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का लगा होना ज़रूरी है। इसी हर NIC का एक यूनिक नंबर होता है जो उसी NIC में एम्बेडेड होता है और उसी नंबर को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस, जो कि मैक का एक और नाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ एनी स्लाइड विच शॉर्टकट इज यूज्ड। पावर पॉइंट से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भी स्लाइड का अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है, किसी भी स्लाइड की कॉपी एक तरीके से हम कह सकते हैं करनी है, तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अगर डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+D का प्रयोग करेंगे। Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है न्यू स्लाइड लाने के लिए। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड लाना चाहते हैं तो Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे Ctrl+C। और अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन लाना चाहते हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन लाने के लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl+M और Ctrl+D का प्रयोग किया जाएगा एक डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+D यूज़ करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो के 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको तमाम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।